नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चुनाव के लिए सुरक्षा योजना तैयार करने का निर्देश, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों ने दिए कई सुझाव। बीते 2 साल में 47 लाख नए वोटर, 62,000 बनेंगे पोलिंग स्टेशन। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ को सुमित्रा महाजन की चिट्ठी, बैठक की जगह बदलने की मांग। जम्मू कश्मीर के स्पीकर को न्योता नहीं तो करेंगे बहिष्कार। एनआईए की टीम पहुंची श्रीनगर, आतंकवादियों की मदद के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, पकड़े गए आतंकी से मिली जानकारियों पर कार्रवाई। झारखंड में अंधविश्वास के नाम पर 5 महिलाओं की हत्या, 27 लोग गिरफ्तार, इलाके में तनाव बढ़ा, जांच में जुटी पुलिस। और हिमाचल के धर्मपुर में बादल फटने से तबाही, 4 लोगों की मौत। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों वाहन, लेह से सुरक्षित निकाले गए 23 ब्रिटिश सैलानी। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज पटना में राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने साफ सुथरे चुनावों के लिए व्यापक सुरक्षा योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी चुनाव आयोग से मिलकर अपनी चिंताएं जाहिर की। बिहार में चुनाव के लिए अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। बिहार दौरे के दूसरे दिन चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग ने चुनावों में धनबल को रोकने, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के अलावा कई मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। Communal harmony has to be maintained at all cost. We have also directed DMs and SP that in sensitive areas of the state there would be special vigilance and special strategies will be devised and will be implemented. चुनाव आयोग ने नक्सल पीड़ित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने शुक्रवार को दौरे के पहले दिन पटना में करीब 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। इन दलों ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कई मुद्दे और चिंताएं आयोग के सामने रखी। कि नोटा जो है पार्लियामेंट के चुनाव में कहीं 40,000 कहीं 30,000 वोट मिला। नोटा का सही कंसेप्ट हमारे लोगों को अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए हमने मांग किया कि इसको हटा दिया जाए। हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्शन में कितने फेज में चुनाव का। अगर फेज बढ़ता भी है तो हमको उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हर एक बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम लोग चाहते हैं, मांग किया। ऐसे दागी अधिकारियों को भी बिहार की सरकार पोस्टिंग कर रही है, उनके ट्रांसफर्स को रद्द किया जाए और पूरे राज्य के अंदर 3 से 4 चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। अगले 2 महीनों में कई त्योहारों के चलते इन दलों ने आयोग से चुनाव की तारीखों और चरणों के बारे में भी अपने सुझाव दिए। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 99.98% लोगों के पास वोटर ID कार्ड हैं और 62,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। बिहार में पिछले 2 सालों में करीब 47 लाख नए वोटरों का नाम सूची में जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार चुनाव वहां की तैयारियों को लेकर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। बिहार सर हमेशा मैं कहूं कि चुनाव के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव रहा है और चुनाव आयोग के सामने मैं कहूं कि एक बड़ी चुनौती हमेशा रही है बिहार चुनाव को लेकर। इस बार जिस तरीके की मैं कहूँगी राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई दिखती है, चुनाव के लिहाज से क्या खास वो मैं कहूँ कि पॉइंट हैं जहां पर आयोग की नज़र इस बार आपको लगता हो सकती है, होनी चाहिए? आपने ठीक कहा, बिहार का इलेक्शन हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन माना जाता है, क्योंकि बिहार में बहुत एक पुरानी हिस्ट्री है पोल वायलेंस की, बूथ कैप्चरिंग की, और काफ़ी जो मर्डर तक हो जाया करते थे, पॉलिटिकल मर्डर्स। पिछले 1-2 इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन ने ख़ास कदम उठाए कि बिल्कुल सेफ ब्लडलेस इलेक्शन, जहाँ पे खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए, ये कोशिश होती है। और हर बार कुछ तो कोई थोड़ा समस्याएं तो होती हैं,
कम्युनल पोलराइजेशन या कास्ट जो झगड़े हैं, ये हमेशा हमारे लिए सीरियस चिंता का विषय होते हैं। और बिहार जैसी स्टेट में जहाँ पे माओइस्ट भी प्रेजेंस अच्छी खासी है, वहाँ की सेफ्टी का भी बंदोबस्त करना होता है। तो यही सब कंसिडरेशंस के लिए कई महीने पहले से कार्रवाई शुरू की जाती है। और कृषि साहब, क्योंकि आप जब थे 2010 और 12 के दरमियान, उसी बीच में चुनाव भी बिहार में हुए थे, मुझे याद पड़ रहा है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, और बहुत ही अहम रहा था उस बार का दौर, क्योंकि लगातार हमने देखा था हिंसा का दौर और फर्जी तरीके से वोटिंग, लेकिन उन सब पर बड़े पैमाने पर लगाम लगाई थी आप लोगों ने। इस बार भी क्योंकि नए वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, किस तरीके से इन चुनौतियों को देखते हैं? जी, आपने ठीक कहा कि जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना ही था तो सबसे पहला मेरा टेस्ट, जिसको लोगों ने कहा, अखबारों ने कहा, वो बिहार ही था। और मेरे लिए भी वाकई चुनौती इसलिए थी कि उससे पहले का इलेक्शन 2006 में बहुत अच्छा हो चुका था, जहाँ पे किसी किस्म की कोई वायलेंस नहीं हुई थी, तोड़फोड़ नहीं हुई थी, और उसको अच्छा इलेक्शन ने कंट्रोल किया था। तो मेरे लिए भी ये चुनौती थी कि उससे अच्छा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमने बड़ी तैयारियाँ की। और नॉर्मली हम एक स्टेट में, किसी भी स्टेट में 10-12 महीने पहले जाना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले जब इलेक्शन कमीशन जाती है, पहले तो इलेक्टोरल रोल, क्योंकि इलेक्टोरल रोल को सुधारने में टाइम लगता है उस पर। और जैसे जैसे इलेक्शन पास आता जाता है तो हमारा जो फोकस है वो बदलता जाता है। तो 5-6 महीने पहले हम शुरू करते हैं कि किन क्रिमिनल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स पेंडिंग है और वो कानून से भागे हुए हैं और सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ती है। तो हम सारे एसपीज को बुला के उनसे कहते हैं कि कितने ऐसे केसेस पेंडिंग हैं कि जो लोग कानून से भागे हुए हैं, उनको एक एक करके पकड़ के लाओ और उनको कानून के हवाले करो। और हमको ज़ीरो चाहिए इसकी पेंडेंसी। तो वो 2-3 महीने की एफर्ट से उनको पकड़ के वो, या तो जिनको जो ज़मानत ले लेते हैं कोर्ट से, तो ज़मानत या गुड बिहेवियर की गारंटी वो देते हैं, या फिर उनको अंदर जाना होता ही है क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है। फिर हम अफसरों पे निगाह डालते हैं कि भाई कि पक्षपात वाले कौन से हैं। हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि कोई भी आदमी अपने होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके लिंक्स डेवलप हो जाते हैं और उसके ऊपर दबाव आ सकते हैं। तो हम 3 साल से ज़्यादा के टेन्योर वाले को हटाते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टेड है, होम प्लेस में पोस्टेड है, उसको हटाते हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन पास आता है, फिर हम सिक्योरिटी के व्यवस्था बस पर खास तौर से ध्यान देना शुरू करते हैं। जैसे आज इलेक्शन कमीशन गई हुई है और आज रात तक लौटेगी। आज उन्होंने सिक्योरिटी बंदोबस्त के बिल्कुल फाइनल डिटेल देखी होंगी। हर बार जब हम जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि उनके जो कंसर्न हैं हमको उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और अफसरों के मुतालिक फिर वो शिकायत हमको बताते हैं कि जी फ़लाँ अफसर फ़लाँ पार्टी से मिला हुआ है या सरकार के साथ मिला हुआ है या किसी के साथ मिला हुआ है। तो वो जो अफसरों की न्यूट्रलिटी है वो तो हमको बिल्कुल 100% इंश्योर करनी पड़ती है कि उस पर तो कोई बर्दाश्त होती नहीं। तो अगर जो शिकायतें ये हमको पॉलिटिकल पार्टी देते हैं, हम उसकी फ़ौरन जांच कराते हैं, क्विक समरी जांच, और उसके बाद उन अफसरों को बदलते हैं, ताकि किसी को ये वहम न रह जाए कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। और बाकी ऑफ कोर्स फोर्स का डिप्लॉयमेंट, जैसे मुझे याद है कि पिछली बार जब मैंने बिहार में इलेक्शन किया, बहुत से लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इलेक्शन कमीशन 6 से 7 फेजेज़ में इलेक्शन क्यों करती है। तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि आप पैरामिलिट्री फोर्स बाहर से लाइए और हमारी पुलिस पे निर्भर ना होइए, डिपेंड ना हो कीजिए। अब ये देखिए कितनी अचंभे की बात है, कोई चीफ मिनिस्टर अपनी पुलिस के ऊपर उसको पूरा भरोसा ना होना। और उसकी वजह है क्योंकि पुलिस भी पक्षपात में बड़ी हो जाती है। किसी ने कास्ट बेसिस पे किसी की अपॉइंटमेंट हो गई, किसी की कम्युनल बेसिस पे हो गई, तो वो अपने अपॉइंट करने वाले को फेवर से देखते ही हैं। तो फेयरनेस के लिए हम चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स जो आती है हर पोलिंग स्टेशन पे, खासतौर से सेंसिटिव पे हम लगाते हैं, ताकि किसी किस्म की बेईमानी न होने पाए। और इलेक्शन कमीशन का जो अच्छे साफ सुथरे इलेक्शन का रिकॉर्ड है, उस पर बिल्कुल आंच नहीं आनी चाहिए। और जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से। जी, 2 पॉइंट मैं और समझना चाहूँगा आपसे। एक जो बिहार को लेकर वहाँ पर दिखता है बोगस वोटिंग को लेकर, और दूसरा कुछ लोगों ने कभी मैं कहूँ कि चिंता है वो है
जो नेगेटिव वोटिंग का एक ऑप्शन मिला था कुछ राज्यों में, उसको लेकर उनका कहना है कि इसका होगा क्या। इन दोनों पर आपको लगता है कि एक तो बोगस वोटिंग में क्या हम और कर सकते हैं, आधुनिक जो टेक्निक है उनका इस्तेमाल करते हुए उसको कम कर पाएं या पूरी तरीके से रोक पाने में सक्षम हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो बोगस वोटिंग रोकने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं कि एक तो इलेक्टोरल रोल पे अब वो वोटर का फोटो होता है और उसको क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बैठे होते हैं। अगर कोई आके ये कहे कि मैं फला आदमी हूँ तो उसका फोटो तो हमको दिखाई दे रहा है और जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी तो ये ठीक नहीं है, उस वक्त उसको फौरन पकड़ा जाता है। तो ऐसी सूरत में उनकी हिम्मत नहीं। दूसरे ये भी था कि पहले बहुत सारे जो लोग मर चुके हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल पे बचा रह जाता है या वहां से जा चुके उनका नाम होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता होता है कि ये शख्स यहाँ रहता नहीं, उसके अगेंस्ट कोई किसी और स्टेट से बोगस वोटर लाने की कोशिश करते हैं। हमने इलेक्टोरल रोल की जो सफाई का अभियान हम करते हैं उसमें ये इंश्योर करते हैं कि जो आदमी मर चुका है या जो वहाँ रहता ही नहीं उसका नाम वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि इस बोगस का वोटिंग की कार्रवाई का इम्कान ही ना हो। और कई जगह हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, वहाँ पे अपने स्टैटिक ऑब्जर्वर बिठाते हैं जो पोलिंग बूथ में बैठा हुआ दिन भर की कार्रवाई देखता है और पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई शिकायत करती है तो उसको हम गौर से लेते हैं। हमारे ऑब्जर्वर्स पूरे सब ये घूमते रहते हैं। ये सारी जो मशीनरी है इसीलिए है कि बोगस वोटिंग ना हो और फ्री एंड फेयर पोल हो। दूसरा इशू आपने जो नन ऑफ द अबव नोटा ऑप्शन की बात कही, ये तो सुप्रीम कोर्ट के में किसी ने पिटिशन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि नोटा ऑप्शन हमें इन्फोर्स करना होगा। इसका मतलब यही है कि अगर लोगों को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं तो बजाय इसके कि वो घर बैठा रहे वो जाए जरूर वोट देने और एक नोटा का बटन दबा दे कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं। हालांकि उससे ये नहीं होगा कि नोटा नाम का कोई कैंडिडेट जीत जाएगा और या इलेक्शन दोबारा होगा, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि लोगों का प्रोटेस्ट के लोगों को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ जाता है। मैसेज जाना चाहिए। कानूनी पोजीशन ये है कि अगर 100 लोग वोट देने आए, हाँ नहीं, दूसरी की कानूनी व्यवस्था ये है कि अगर 100 लोग वोट देने आते हैं और 99 देते हैं नोटा को और एक देते हैं किसी कैंडिडेट को, तो हमारे लिए जिस एक वोट में पाने वाला जो कैंडिडेट है वही एक वैलिड वोट हुआ, बाकी समझिए जैसे ब्लैंक वोट है, किसी उसने अपने ऑप्शन नहीं किया, तो लीगली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सिवाय इसके कि एक सिंबॉलिक है कि लोगों को अपना प्रोटेस्ट के ये सारे कैंडिडेट ठीक नहीं है ये रजिस्टर हो जाता है। कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही अहम तकनीकी बातों को सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में जोड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की बड़ी खबरें। देव साहब की जितनी फिल्में थी, दिलीप साहब की जितनी फिल्में थी, बच्चन साहब की जितनी फिल्में थी, राजेश खन्ना की फिल्में, ये सब देखने लगा और मुझे लगा कि मेरी जगह यही, मुझे यही बनना है। वहाँ कहते हैं बिहार में घोड़े को सड़क पर कोरा मार के फराक फराक दौड़ाया जाता है या कड़ेले का तड़काड़ी खाने से पेट में दर्द हो जाता है। इस पे बाकायदा मैंने बहुत ध्यान दिया। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने बिहार फाउंडेशन के दिल्ली चैप्टर की शुरुआत की। गैर राजनीतिक कार्यक्रम होने के बावजूद इसमें बिहार चुनाव की आहट और नीतीश कुमार के प्रचार की रणनीति का असर साफ तौर पर दिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के बाहर बसे बिहार के लोगों को साधने में लग गए हैं। शनिवार को दिल्ली में उन्होंने बिहार फाउंडेशन के दिल्ली चैप्टर की शुरुआत की। इसके जरिए नीतीश कुमार ने अपने राज्य में संदेश देने की कोशिश की है कि वो पलायन करने वाले बिहार के लोगों की घर वापसी में लगे हैं। कोई अगर निवेश करना चाहते हैं, व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, बिहार के अंदर के व्यापार में अपनी भी पूंजी लगाना चाहते हैं, अपना भी कोई व्यवसाय वहां चलाना चाहते हैं, कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं,
तो उस स्थिति में बिहार फाउंडेशन के माध्यम से उनको अपना काम प्रारंभ करने में सहूलियत होगी। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिजली और सड़क के मामले में राज्य की हालत बेहतर तो हुई है, लेकिन रोजगार के अवसर अभी भी बड़ी चुनौती हैं। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। इसके माध्यम से बिहार की जो जेन्युइन नीड्स है, उसकी जो वाकई जो आवश्यकता है, उसको भी जगह जगह से अगर हम उठाते हैं, उसको उजागर करते हैं, तो धीरे 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 एक जनमत तैयार होता है। कार्यक्रम के दौरान जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर दंगे के दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजे की मांग की। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से साफ है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर अपने चुनाव प्रचार की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने बिहार में अपने चुनाव प्रचार की कमान भी उसी टीम को सौंपी है जिसने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रचार की कमान संभाली थी। इसके चलते नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार की रणनीति में ये छाप साफ नजर आ रही है। अनु दीवान के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामनाथ कोविंद को बिहार और आचार्य देवव्रत को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन से आज जारी वक्तव्य में जानकारी दी गई। दोनों की नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले के पोखराया के निवासी रामनाथ कोविंद पेशे से वकील हैं और वो बीजेपी की ओर से 2 बार राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। 1994 से 2006 तक वो राज्यसभा सांसद रहे और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। वो बीजेपी के दलित मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोविंद कृष्ण त्रिपाठी की जगह लेंगे और आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। जो टास्क दिया गया है वो जो ऐसे राज्य का है जहाँ पर कि चुनाव होने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि हलचल बहुत रहेगी वहाँ पर। लेकिन बिहार बहुत ही एक ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और मुझे लगता है बहुत समृद्धशाली प्रदेश है और मुझे खुशी हो रही है वहाँ जाने की। भारत ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अध्यक्ष शर्मीन चौधरी को पत्र लिखा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को सम्मेलन में न बुलाए जाने पर अपनी नाराजगी जताई गई है और लोकसभा अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर को बुलाने या फिर पाकिस्तान के बाहर सम्मेलन कराने की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से खत का कोई भी जवाब नहीं मिला है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ को खत लिखकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को आमंत्रित नहीं करने पर कड़ा ऐतराज जताया है और सम्मेलन को पाकिस्तान के बाहर आयोजित करने की मांग की है। भारत ने साफ किया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। An emergency meeting of the President of the Union chapter as well as the 31 India chapters of the CPA India region was held, in which they called on the chairperson of the CPA Executive Committee to use her good offices to immediately resolve the matter and ensure issue of invitation to the Jammu and Kashmir CPA branch, failing which the India chapters will boycott the event. पाकिस्तान की ओर से अभी इस मामले पर कोई जवाब नहीं मिला है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान भारत की ओर से संबंध सुधारने की कोशिश पर रुकावट डाल रहा है। नवाज शरीफ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत रशा में होगी, तब से लगातार पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर रहा है। पहले तो उसकी कोशिश ये थी कि बातचीत को सबोटाज कर ले। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसमें थोड़े सी डिफरेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होना है। मेजबान होने की वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर को इसमें नहीं बुलाया है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर नेफेड ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नेफेड ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि वो प्याज के मुद्दों पर दिल्ली सरकार से बात करना चाहती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा।
नेफेड का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो प्याज का स्टॉक खराब हो सकता है और प्याज और भी महंगी हो सकती है। नेफेड ने इस पूरे मामले में उपराज्यपाल से दखल देने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नेफेड ने दावा किया था कि उसने दिल्ली सरकार को प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में कई दफ़ा आगाह किया और सस्ती दरों पर प्याज खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्राम युवी सिंह ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि नागा समझौते में पूर्वोत्तर राज्य के हितों को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। गृहमंत्री ने कहा है कि इस समझौते में नागा अलगाववादियों के स्थानीय इकाइयों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। हालांकि इससे पहले मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते पर विरोध जताया था। उनका कहना था कि उनकी सहमति के बिना इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं मणिपुर के उप मुख्यमंत्री ने आज राज्य के लोगों को अपने हकों से समझौता न करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जाहिर किया है कि वो नागा समझौते पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राय अवश्य लेंगे। ड्राफ्ट को सीक्रेट रखने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो आपके जो इंटरलोक्यूटर है RN रवि, उन्होंने भी बता दिया है। और जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो होम मिनिस्ट्री हम लोग भी उसको बताएंगे, लेकिन इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना है। झारखंड में 5 आदिवासी महिलाओं की डायन बताकर हत्या कर दी गई। कंचिया गांव में हुई इस घटना के बाद तनाव बना हुआ है और पुलिस ने सिलसिले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोते बिलखते परिवार के लोग, इनकी दहाड़ किसी की भी आंखों में बरबस आंसू भर दे। कोई चीख कर मातम मना रहा है तो कोई सदमे में चला गया है। रांची से महज 35 किलोमीटर दूर कंजिया गांव में कल रात से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे हैं। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने 5 महिलाओं को घर से जबरन उठा लिया और फिर डायन बताकर उन्हें लाठी भाला और पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। 2-4 आदमी को हम संभालने के लिए हम अटका दिए, किंतु उतना आदमी को अटकाने नहीं सके, सबको तो अटका नहीं पाए। दूसरा आदमी आके घुस गया, उसके बाद में खसीट के वहीं से मारना पीटना शुरू कर दिया। गांव की पंचायत का आरोप है कि हाल ही में कुछ बच्चों की मौत इन महिलाओं के जादू टोने की वजह से हुई है। गांव वालों का कहना है कि डाइट में सही थी, इसी के लिए लोग मतलब एक एक करके लेकर आए और सबको पारी से सबका मर्डर कर दिया। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 5 महिलाओं को ग्रामीणों में से कुछ लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर उनकी हत्या कर दिया। हाँ, इस मामले में अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 21। राजधानी से महज 35 किलोमीटर दूर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों की माने तो झारखंड में साल 2000 से लेकर अब तक 400 महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया। अकेले साल 2013 में 54 महिलाओं की हत्या इसी आरोप में कर दी गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि साल 2000 से लेकर 2012 तक देश में 2000 से ज्यादा महिलाओं को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई इलाके इस वक्त भारी बारिश से बेहाल हैं। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां पर बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के चलते मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। तो वहीं लेह में फंसे 31 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें 23 ब्रिटिश पर्वतारोही शामिल हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आई हैं। बादल फटने से यहां आई बाढ़ ने धर्मपुर बस स्टैंड को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें बयां करती हैं कि पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि देखते ही देखते 16 फीट ऊंची बसें पूरी तरह से पानी में डूब गईं, जबकि आसपास की 50 दुकानें भी पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। नुकसान का अनुमान करोड़ों में लगाया जा रहा है। प्रशासन राहत कार्य में पूरी तरह जुट गया है। धर्मपुर की बाजार एवं धर्मपुर का बस स्टैंड, इसमें पानी घुस गया था। अब स्थिति कंट्रोल में है, पानी सारा रेसिड हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन की वजह से अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को कई घंटों तक जाम में फंसना पड़ा। कंटिन्यू 2 दिन से बारिश होती जा रही है और आज भी मॉर्निंग में बारिश थी और काफ़ी हैवी लैंडस्लाइडिंग हुई है
बीआरओ और हमारी पीडब्ल्यू की टीमें लगी हुई हैं दोनों साइडों से, तो उम्मीद कर रहे हैं हम शाम तक इसको क्लियर कर देंगे। आगे स्लाइडिंग हुई है तो और हैवी रेनफॉल भी होगा तो फिर सुबह तक ही खुलेगा रास्ता। बाढ़ से बेहाल पश्चिम बंगाल में अब मौत का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। बाढ़ के ताजा हालातों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बाढ़ के हालात पर चर्चा की गई। राजस्थान के जल संसाधन विभाग ने इस साल 31% हुई ज्यादा बारिश को बाढ़ का जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं बाढ़ से जूझ रहे पड़ोसी देश म्यांमार में भी हाल जस के तस बने हुए हैं। भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री हवाई रूट के जरिए बाढ़ ग्रसित इलाकों तक पहुंचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काबुल में कल हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। तालिबान सरगना मुल्ला उमर की मौत के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में यह सबसे बड़ा हमला है। काबुल पुलिस अकादमी में हुए हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। काबुल शहर शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर हुए 2 अलग अलग बम धमाकों से दहल गया। स्थानीय समय के मुताबिक बीती रात करीब 10:15 बजे काबुल के नेशनल पुलिस एकेडमी के मेन गेट पर आत्मघाती कार बम हमला हुआ, जिसमें कई ट्रेनी अधिकारियों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। हमले के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। از جنگ چطور خسته نشدیم؟ جنگ کی قش داره؟ هر روز جنگ، هر روز بیامنی، هر روز خون، هر روز دین روز 400 نفر در کارت نو کشته شد. توی پدر داره، مادر داره. چه حال است؟ وحشت است. इस हमले के बाद काबुल हवाई अड्डे के पास भी गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। 24 घंटे से भी कम समय में ये तीसरा हमला था। इससे पहले शुक्रवार तड़के काबुल के शाह शाहिद इलाके के सैन्य इलाके में एक ट्रक में धमाका हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। در نتیجه حمله بزدلانه شب گذشته 240 همشهریای بیگناه ما زخمی شدند که در بینشان 47 زن و 33 کودک می باشه. 15 هموطن ما شهید شده. तालिबान सरगना मुल्ला उमर की मौत के ऐलान के बाद से अफगानिस्तान में ये सबसे बड़ा हमला है। तालिबान में नेतृत्व बदलाव को लेकर हुए आंतरिक संघर्ष के बावजूद आतंकी गुटों के हमले में तेजी आई है। नाटो सैनिकों के हटने के बाद से अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चुनौतियां बढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय पैंथर्स पार्टी ने शनिवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। पोस्टर और बैनर हाथ में लिए प्रदर्शनकारियों ने सीमा के नजदीक रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच पूरी करने के लिए 2 और महीनों का वक्त मांगा है। आयोग की जांच की मियाद आज खत्म हो रही है। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विष्णु सहाय कर रहे हैं। इसका गठन 9 सितंबर 2013 को किया गया था। अगस्त 2013 में हुए इन दंगों में 60 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक छात्र की आकस्मिक मौत को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ये मामला शुक्रवार का है, जब मिदनापुर सबांग कॉलेज में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के बीच झड़प में कृष्ण प्रसाद जाना नाम के एक छात्र की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के दिन आपत्तिजनक कवरेज के लिए 3 न्यूज चैनलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने एबीपी न्यूज, एनडीटीवी और आज तक को नोटिस भेज जवाब मांगा है। इन चैनलों पर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन और न्यायालय और राष्ट्रपति के प्रति असम्मान दिखाने का आरोप है। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा है कि लुइस बर्जर कांड में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। पार्सेकर ने कहा कि गोवा पुलिस की ओर से की जा रही जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लुइस बर्जर अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, जिसने गोवा में जल परियोजना को मंजूरी देने के बदले गोवा में एक मंत्री को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का खुलासा किया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क इंग्लैंड में चल रही एशेज सीरीज के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ओवल में 20 अगस्त से शुरू होने वाले आखिरी टेस्ट के बाद संन्यास लेंगे। क्लार्क पहले ही वनडे और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 टेस्ट मैच और 245 एक दिवसीय मैच खेल चुके हैं।